दोस्तों अगर हमें अपने डाटा को अंडरस्टैंडेबल बनाना है तो हम उसे टेबलर फॉर्म में दिखाते हैं और टेबलर फॉर्म में दिखाने के लिए हम टेबल का यूज करते हैं। HTML में टेबल बनाने के लिए टेबल टैग दिया होता है और ओ लेवल के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उनमें भी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये वीडियो ओ लेवल के प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेबल क्या होती है और कैसे हम टेबल को अपने HTML में बना सकते हैं। और आपको बता दें हमने वेब डिजाइन से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है और ये वीडियो उसी सीरीज का पार्ट है। अगर आपने हमारी पहले वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक टेबल है, HTML टेबल। और टेबल जो होती है वो रो और कॉलम का एक ग्रुप होती है। रो और कॉलम का ग्रुप टेबल होती है जिसको बनाने के लिए टेबल टैग यूज होता है और TR TD ये सभी टैग टेबल बनाने के लिए यूज होते हैं। जो TR टैग होता है वो टेबल की रो बनाता है और TD टैग होता है टेबल की रो के अंदर डाटा रखता है। अभी इसको हम आगे देखेंगे कैसे ये टेबल बनती है। सबसे पहले आता है टेबल टैग। टेबल की शुरुआत करने के लिए टेबल टैग यूज होता है। और उसके बाद आता है TR टैग। इसका यूज होता है रो बनाने के लिए। अगर हमें रो बनानी है तब हम TR टैग यूज करेंगे। उसके बाद आता है TD टैग और इसका यूज होता है रो में डाटा लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको टेबल बना के देख लेते हैं कैसे बनती है। तो हम सब चलते हैं अपने नोटपैड के सॉफ्टवेयर पे और यहाँ से हमने पहले ही HTML का जो बेसिक कोड होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बना रखा है। सिंपल यहाँ पे हमने HTML लिखा हुआ है, हेड है, उसके अंदर टाइटल है और बॉडी दी हुई है। अब बॉडी के अंदर हम वर्क करेंगे। उससे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। डेस्कटॉप पर ही जो हमने फोल्डर बनाया हुआ है वेब डिजाइन के नाम का, उसमें हम इसको सेव कर लेंगे और इसका नाम रख देते हैं table.html और सेव कर लेते हैं। सेव होने के बाद इसका टाइटल लिख लेते हैं टेबल और बॉडी के अंदर अब हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने से पहले हम हेडिंग में लिख लेते हैं टेबल। H2 हेडिंग के अंदर लिखते हैं टेबल और H2 को क्लोज करते हैं। अब हम यहाँ पे टेबल की कोडिंग करेंगे। सबसे पहले अगर हमें टेबल बनानी है तो उसके लिए हम टेबल टैग का यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल टैग लगाते हैं और टेबल टैग को बंद कर देते हैं। अब टेबल बनाने के बाद इसके अंदर हमें रो ऐड करनी है और रो का डाटा ऐड करना है। जो हम बना रहे हैं उसका साथ के साथ हम प्रीव्यू देखते चलेंगे। डेस्कटॉप पे जो हमने सेव किया है अपने वेब डिजाइन की फोल्डर में टेबल नाम की फाइल, इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो पेज बनाया था वो ओपन हो चुका है और इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे टेबल के नीचे कोई भी टेबल हमें दिखाई नहीं दे रही है। जो हमने हेडिंग के अंदर लिखा है टेबल वो हमें दिखाई दे रहा है और बाकी टेबल नहीं दिखाई दे रही है। टेबल के अंदर कोई भी रो नहीं है इसलिए हमें टेबल नहीं दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल रो ऐड करते हैं TR से। TR की स्टार्टिंग करते हैं और TR की क्लोजिंग कर देते हैं। टेबल रो बनने के बाद सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अभी भी कोई डाटा नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम टेबल रो बन चुकी है टेबल के अंदर। अब इसके अंदर हम डाटा ऐड करेंगे। टेबल रो के अंदर हमने सबसे पहले टेबल बनाया है, उसके अंदर टेबल रो है। रो के अंदर हम डाटा ऐड करेंगे। हम यहाँ पे TD का यूज करके डाटा ऐड करते हैं और हम लिख लेते हैं HTML और TD को कर देते हैं क्लोज। सेव करके देखते हैं दिखाई देता है या नहीं। रिफ्रेश करते ही यहाँ पे HTML दिखाई दे रहा है। अब और भी डाटा इसमें हम जोड़ देते हैं। TD को ही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और HTML CSS और लास्ट में जावास्क्रिप्ट लिख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट। ध्यान रखिए ये जो हम डाटा लिख रहे हैं एक ही रो के अंदर है। एक रो में हमने 3 डाटा लिखा है। इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए एक रो में जो 3 डाटा है, तीनों डाटा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट वो दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रही है। अगर आपको बॉर्डर लगाने हैं तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको टेबल टैग के अंदर यहीं पर बॉर्डर का एट्रीब्यूट जो है वो लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं बॉर्डर और बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ पे हमें बॉर्डर की जो मोटाई है वो लिखनी होती है। 2 लिख लेते हैं, सेव करते हैं,
रिफ्रेश करते हैं और ये आ गया 2 मोटाई का 2 साइज का बॉर्डर। अगर हम यहाँ पे 2 की जगह पे 7 कर देते हैं तो देखते हैं मोटाई बढ़ती है या नहीं। रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए 7 मोटाई का बॉर्डर आ चुका है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं और इसको हम यहाँ से 1 कर देते हैं, बॉर्डर को सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये 1 मोटाई का बॉर्डर जो है हमें दिखाई देगा टेबल का। तो अभी हमने एक रो बनाई है जिसमें 3 डाटा है। अब हम इस रो को कॉपी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कॉपी करेंगे इस रो को इसी के नीचे, तो यहाँ पे दूसरी रो बन जाएगी जिसमें सेम यही डाटा होगा। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए एक और रो बन चुकी है जिसमें सेम वही डाटा है। तो हम दूसरी रो का डाटा बदलेंगे। ये पहली रो है यहाँ पर और ये दूसरी रो है, इसका डाटा हम बदल देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टैग्स और यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट्स और यहाँ पे लिखते हैं एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट जो रो है दूसरी वाली रो, उसमें हमने 3 डाटा लिखे हैं, टैग, एलिमेंट और एट्रीब्यूट। उसको सेव करके हम रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स दूसरी रो में आ चुके हैं। तो इस तरह से हम टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, हमारे जो नोट्स हैं उनको ओपन करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब कुछ एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के। सबसे पहला है बॉर्डर। बॉर्डर अभी मैंने आपको बताया है, बॉर्डर अगर आपको लगाना है तो बॉर्डर एट्रीब्यूट आप यूज करेंगे टेबल के अंदर। इसके बाद आता है बॉर्डर कलर। बॉर्डर लगाने के बाद बॉर्डर का कलर जो है वो भी बदल सकते हैं हम, और इसको हम एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं और बॉर्डर कलर चेंज करते हैं। बॉर्डर कलर इक्वल ग्रीन करते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे और बॉर्डर कलर ग्रीन हो चुका है। थोड़ा सा बॉर्डर का साइज बढ़ाते हैं और तब आपको दिखाते हैं। 10 करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए ग्रीन कलर का जो बॉर्डर है वो हमारा आ चुका है। तो इस तरह से हम बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है हमारा यहाँ पे बीजी कलर। अगर हमें टेबल के बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो हम बीजी कलर का यूज करते हैं। तो एक बार इसको जल्दी से देखते हैं, अपने कोड्स ओपन करते हैं और आउटपुट भी टेबल के अंदर ही हम यहाँ पे लगाते हैं बीजी कलर और बीजी कलर लिखने के बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं येलो करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये बैकग्राउंड में येलो कलर हमें दिखाई दे रहा है अपनी टेबल में। तो ये होता है बीजी कलर। बीजी कलर के बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा होगा यहाँ पे बैकग्राउंड। जैसे हमने बॉडी के अंदर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करके इमेज जोड़ी थी, वैसे ही यहां पर भी हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करके इमेज लगा सकते हैं अपनी टेबल के पीछे। तो बॉर्डर तो इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे अभी। क्योंकि हमें बैकग्राउंड में कलर नहीं चाहिए, हमें चाहिए बैकग्राउंड में इमेज। तो हम बैकग्राउंड लिखते हैं, इक्वल करते हैं और इमेज का जो URL है उसको लिखते हैं या फिर इमेज का नाम लिखेंगे अगर वो इमेज हमारे उसी फोल्डर में है। तो जो ये हमारा फोल्डर है इसमें हमारी टेबल फाइल है और इसी में हमारी 3D बॉल की इमेज है और एजुकेशन नाम की इमेज है। अभी जो एजुकेशन नाम की इमेज है इसमें आप देख सकते हैं जो यहाँ पे इमेज टाइप है उसमें लिखा हुआ है JPEG, यानी ये JPG इमेज है और इसका नाम है एजुकेशन। तो हम इसको लगाएंगे। हमारा जो इमेज है उसका नाम है एजुकेशन और टाइप है JPG, ये लिखते हैं, इसको सेव करते हैं। ध्यान रखिएगा जो इमेज आप लगा रहे हैं वो उसी जगह पे होनी चाहिए जहां पे आपकी ये HTML फाइल है। अगर ये इमेज HTML फाइल के पास में नहीं है तो उसका आपको पूरा पाथ यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने जो हमारी इमेज है उसको अपनी HTML फाइल के पास में ही ला के रखा हुआ है ताकि हमें पूरा पाथ ना लिखना पड़े। तो हमने education.jpg लिखा है और सेव करते हैं और यहाँ पे देखते हैं रिफ्रेश करके और ये देखिए बैकग्राउंड में कुछ इमेज लग रही है। जो इमेज है वो थोड़ी बड़ी है जिस वजह से इसमें प्रॉपर्ली सेट नहीं हो रही है। तो एक बार हम दूसरी इमेज लगाते हैं या फिर एक काम करते हैं, बॉर्डर की जो ये हमारी टेबल है इसकी जो विड्थ है इसको बदल के देखते हैं इसके अंदर की जो इमेज है वो दिखाई देती है या नहीं। तो हम इसको
नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं, विथ है या कुछ और है, अलाइन है और विथ है। जो हमारा एट्रीब्यूट विथ है, टेबल की चौड़ाई को बदलने के लिए इस एट्रीब्यूट का यूज होता है। तो एक बार हम इसको यूज करते हैं विथ को, उसके बाद हम अलाइनमेंट को यूज करेंगे। टेबल को राइट लेफ्ट में खिसकाने के लिए अलाइनमेंट यूज होता है। तो एक बार हम सबसे पहले विथ का यूज करते हैं, अपने कोड्स ओपन करते हैं और यहां पर टेबल के अंदर हम विथ चेंज करते हैं, WIDTH विथ करते हैं हम 500 करके सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और 500 की जो इमेज की विथ है वो हो चुकी है। बाकी इसमें हमें इमेज तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें इसकी हाइट जो है वो भी चेंज करनी है। तो एक बार देखते हैं हाइट एट्रीब्यूट काम करता है क्या। हाइट इक्वल 1000, सेव, रिफ्रेश और ये देखिए यहाँ पे हाइट इसकी चेंज हो चुकी है और 1000 हाइट हो चुकी है और अभी हमारी जो इमेज है वो टेबल के अंदर इस तरह से दिखाई दे रही है। तो जो इमेज है वो काफी बड़ी है, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट नहीं हो रही है। हम दूसरी इमेज यूज करके देख लेते हैं। तो एक बार हम अपने फोल्डर में आते हैं। जो इमेज है हमारी एजुकेशन नाम की, वो कुछ दिखाते हैं आपको, इस तरह की है और इस साइड का हमें डाटा दिखाई दे रहा है। अब हमें कुछ, या तो इस इमेज का हम रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं या फिर हम कम रेजोल्यूशन की जो इमेज है वो ले सकते हैं, जो हमारी पूरी टेबल के अंदर फिट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हम रूम नाम की इमेज को यहाँ पे लेके आए हैं, इसका रेजोल्यूशन एजुकेशन से थोड़ा कम है, तो इसको लगा के हम एक बार देख लेते हैं HTML कोड और इसको ओपन करते हैं अपनी फाइल को और यहाँ पे जो बैकग्राउंड में हमने इमेज लगाई हुई है उसको चेंज कर देते हैं। education.jpg है, इसको हम बदलते हैं यहाँ पे room.jpg से। room.jpg सेव किया और रिफ्रेश किया और ये देखिए रूम की जो इमेज है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये हमारा बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड में कोई भी इमेज को लगाने के लिए। अब जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो हमारा है अलाइनमेंट। हम इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। जो हमने इसकी हाइट और वेट चेंज की हुई है इसको हम पहले हटा देते हैं, हाइट को यहां से, और विड्थ को रहने देते हैं। अभी ठीक है। अब हम इसका अलाइनमेंट सेट करेंगे। अलाइन आपकी टेबल को राइट, लेफ्ट या सेंटर में लाने में मदद करता है। तो इसको हम करते हैं एक बार राइट। जब जो हमारी टेबल है वो अभी लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है, रिफ्रेश करते ही ये राइट साइड में आ जाती है। अभी हम इसका अलाइनमेंट सेंटर करके देखते हैं, सेंटर, और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं और ये देखिए हमारी जो इमेज है वो जो हमारी टेबल है वो सेंटर में आ चुकी है। अभी सेंटर अलाइनमेंट हम यूज कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा एट्रीब्यूट और टैग क्या है। उसके बाद आता है हमारा सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। जो सेल स्पेसिंग होता है वो सेल के बीच में जगह होता है, सेल के बीच में जो जगह छुटी होती है उसको सेल स्पेसिंग की मदद से हम बदल सकते हैं। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट से वो जगह की जो विड्थ है उसको हम बदल सकते हैं। और जो सेल पैडिंग है इसका यूज होता है सेल बॉर्डर और डाटा, जो बॉर्डर होता है और डाटा होता है उसके बीच की जो जगह होती है उसको हम बदल सकते हैं। तो कैसे इनका यूज होता है एक बार कोड में देख लेते हैं। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का टेबल के अंदर हम यूज करेंगे सबसे पहले सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग हम यूज करते हैं और सेल स्पेसिंग में हम लिख लेते हैं 30 पॉइंट का हम गैप छोड़ना चाहते हैं। रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए जो सेल है, सेल के बीच का जो जगह है, गैप है, वो बढ़ चुका है 30 पॉइंट्स का। अब जो सेल पैडिंग है उसको भी देख लेते हैं। सेल पैडिंग हम यूज करते हैं और सेल पैडिंग में हम अमाउंट डाल देते हैं, इसमें भी 30 ही लिख लेते हैं और सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए जो ये डाटा है, डाटा और जो ये बॉर्डर है इसके बीच की जो जगह है ये वाली, ये बदल जाती है। किसकी मदद से बदलती है? ये बदलती है सेल पैडिंग की मदद से। ये होती है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग होती है सेल के बीच की ये वाली जगह, ये सेल स्पेसिंग है और डाटा और बॉर्डर के बीच की जगह सेल पैडिंग है। तो इस तरह से हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग बदल सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर। तो अभी नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा क्या है?
जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है हमारा रूल्स। इसका यूज होता है बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ। अगर बॉर्डर में आपको रूल्स चेंज करने हैं, जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं, बॉर्डर आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से दिखाई देते हैं। इसमें आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप बॉर्डर्स को कॉलम्स में दिखा सकते हैं और रो में दिखा सकते हैं या फिर आल में दिखा सकते हैं। आल पहले से ही होता है। एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। अपने कोड को ओपन करते हैं और यहां पर हम लिख लेते हैं रूल्स। रूल्स एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और यहां पे लिखते हैं हम कॉल्स। जो कॉल्स है कॉलम्स के लिए होता है। रूल्स इक्वल कॉल्स क्या है, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए कॉलम्स में हमारे जो बॉर्डर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आपको थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ये कॉलम्स में यहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो वैल्यू है वो हम बदल देते हैं, कॉल्स की जगह पे रोज कर देते हैं। रोज कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए जो बॉर्डर है हमारा वो रो में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये रूल्स जो है वो वर्क करता है। अब रूल्स को हम यहाँ से हटा ही देते हैं, रूल्स का हमें कोई काम नहीं है। सेव करके रिफ्रेश करते हैं और हमारी टेबल ऐसी ही बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं अपना। एट्रीब्यूट नहीं, अब आता है टेबल रो। अब टेबल रो तो हम जानते हैं कि भैया रो बनाने के लिए यूज होती है TR टैग, टेबल रो टैग। और इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वही कुछ लगभग सेम एट्रीब्यूट हैं, कुछ अलग एट्रीब्यूट हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला है अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन का यूज होता है रो के अंदर जो डाटा है उसको अलाइन करने के लिए। इसकी वैल्यू सेंटर हो सकती है, राइट हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है। उसके बाद वी अलाइन होता है। वी अलाइन होता है वर्टिकल अलाइन, ऊपर, बीच में या फिर नीचे, ये वर्टिकल अलाइन होता है। वर्टिकल अलाइन वी अलाइन एट्रीब्यूट से सेट किया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं इन दोनों अलाइनमेंट्स को कोड्स में अपने, और यहाँ पे हम बनाते हैं एक बार। जो HTML और CSS है ये लगभग बीच में ही दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार हम रो के अंदर इन एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। सबसे पहले है अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अलाइन में करते हैं हम राइट। राइट अलाइन करके सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए जो डाटा है वो राइट साइड में दिखाई दे रहा है। और ये राइट साइड में प्रॉपर हमें इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि जो स्पेस है बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में वो बढ़ाया हुआ है। एक बार हम जो सेल स्पेस सेल पैडिंग है उसको हटा देते हैं। सेल पैडिंग यहां से हटाते हैं और सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार। और अब देखिए जो डाटा है, जो हमारी फर्स्ट TR है उसमें हमने चेंज किया है अलाइन और राइट। जो फर्स्ट रो है उसमें हमारा अलाइनमेंट राइट हो चुका है, राइट में डाटा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम अलाइन का यूज करते हैं। अब दूसरा एट्रीब्यूट है वी अलाइन। वी अलाइन होता है वर्टिकल अलाइन, यानी ऊपर, बीच में या फिर नीचे, कहां पे हमें डाटा देखना है। जो डाटा है हमारा बिल्कुल बीच में है। अभी हमें कुछ फर्क नहीं दिखाई देगा क्योंकि जो रो है उसकी हाइट उतनी नहीं है कि हमें प्रॉपर जो चेंज है वो दिख सके। तो हम सबसे पहले इसकी हाइट को थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हाइट करते हैं, चेंज हाइट करते हैं हम यहाँ पे 100 करते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए जो रो की हाइट है वो चेंज हो चुकी है और जो हमारा डाटा है वो बिल्कुल बीच में है। अब इसको वर्टिकल अलाइन करते हैं हम यहाँ पे वी अलाइन का यूज करके। वी अलाइन होता है भाई, वी अलाइन। वी अलाइन करते हैं हम बॉटम, बॉटम यानी नीचे, बॉटम। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए जो डाटा है वो हमें टेबल में बिल्कुल नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम डाटा को नीचे कर सकते हैं। मिडल में पहले से ही था और वी अलाइन का यूज करके हम टॉप में भी अपने डाटा को दिखा सकते हैं। एक बार टॉप करके देख लेते हैं, बॉटम की जगह पे टॉप, सेव और रिफ्रेश, तो ये टॉप में आ जाता है। ये होता है वी अलाइन, जिसकी वैल्यू होती है टॉप, मिडल और बॉटम। मिडल पहले से ही रहता है, टॉप बॉटम कर सकते हैं। उसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर पहले से ही होता है। तो इसको यहाँ पे हमने राइट किया हुआ है, एक बार लेफ्ट करके भी देख लेते हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये अलाइनमेंट लेफ्ट में आ जाएगा, डाटा आपका लेफ्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से ये अलाइनमेंट भी काम कर रहा है। इसको अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं हमारा क्या है। और नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा बिजी कलर और बैकग्राउंड। अगर हमें अपनी रो के अंदर
बैकग्राउंड का कलर बदलना है तो हम यूज करेंगे बीजी कलर। अगर हमें अपने रो के अंदर एक इमेज लगानी है तो हम बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो इनको भी जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि हम इन दोनों एट्रीब्यूट का यूज टेबल के अंदर कर चुके हैं। तो रो के अंदर भी सेम वही प्रोसेस होने वाला है। अगर हमें रो के अंदर कलर लगाना है तो हम यूज करेंगे बीजी कलर का। बीजी कलर करते हैं हम अब की बार रेड, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। अगर हमें बैकग्राउंड कलर की जगह पे दिखानी है इमेज तो हम यूज करेंगे बीजी कलर की जगह पे बैकग्राउंड, और यहां पे हम बैकग्राउंड लिख देते हैं और बैकग्राउंड की वैल्यू कर देते हैं हम कोई भी इमेज का नाम। हम यहाँ पे इस इमेज का नाम रख सकते हैं room.jpg, और jpg क्या हो रहा है भाई, jpg, room.jpg रखने के बाद सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अभी जो हमारी इमेज है वही लग चुकी है, जो हमारी टेबल में इमेज लगी हुई है वही हमने इस रो के अंदर भी लगा दी है। अभी कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम एक बार एजुकेशन वाली इमेज को लगाते हैं, education.jpg, और इसको सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो ये एजुकेशन की इमेज का थोड़ा सा ऊपर का एरिया आया है, क्योंकि जो एजुकेशन की इमेज है उसका जो रेजुलेशन है वो काफ़ी हाई है। हमें रेजुलेशन को कम करना होता है, या फिर कम रेजुलेशन की इमेज हमें यहाँ पे रखनी होती है। तो रेजुलेशन का ध्यान रखा जाता है अगर आप HTML के साथ वर्क कर रहे हैं और HTML में आप इमेज का यूज कर रहे हैं। तो बाकी CSS का यूज करके आप जो इमेज है उसका साइज चेंज भी कर सकते हैं। HTML में आपको रेजुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट देखते हैं और नोट्स में आते हैं। उसके बाद आता है हाइट। हाइट का हमने यूज करके देख लिया है। जो वी अलाइन था, वी अलाइन से पहले हमने रो की जो हाइट है उसको चेंज किया था, और रो की हाइट बदलने के लिए हाइट एट्रीब्यूट का यूज होता है। अब आते हैं TD पर, टेबल डाटा। अब टेबल रो के अंदर जो डाटा लिखा हुआ है उसमें भी हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, जैसे अलाइनमेंट। हम पूरी रो का अलाइनमेंट तो चेंज कर ही चुके हैं। अगर हमें एक एलिमेंट का अलाइनमेंट चेंज करना है तब हम TD के अंदर अलाइनमेंट यूज करेंगे। और उसके बाद वी अलाइन है। अलाइन और वी अलाइन दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं TD के अंदर, इंडिविजुअल डाटा के अंदर। जो हमने यूज किया हुआ है इन सभी डाटा पर, वो हमने रो के अंदर यूज किया है। पूरी रो में जो डाटा है उन सभी का अलाइनमेंट, वी अलाइनमेंट चेंज हो रखा है। अगर हम केवल HTML का अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसी के अंदर लिखेंगे अलाइन। अलाइन करेंगे हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। जो HTML है वो राइट में दिखाई देनी चाहिए। सेव किया, रिफ्रेश किया, और ये जो HTML है वो राइट में आ चुका है, बाकी सब लेफ्ट में ही है। उसके बाद अगर हमें वी अलाइन चेंज करना है इसका, तो हम वी अलाइन भी चेंज कर सकते हैं। वी अलाइन हम करना चाहते हैं बॉटम, या फिर मिडल करना चाहते हैं तो मिडल हम कर सकते हैं। मिडल किया, सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया तो ये मिडल में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि TD के अंदर जो भी हम वी अलाइन और अलाइन यूज करेंगे वो उसी पर्टिकुलर डाटा पर अप्लाई होगा। और अगर हम TR यानी टेबल रो के अंदर अलाइन और वी अलाइन यूज करेंगे तो वो पूरी की पूरी रो पर अप्लाई होगा। रो में जितने भी डाटा हैं उन सभी पर वो दिखाई देगा। अब जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है बीजी कलर और बैकग्राउंड। इसको मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजी कलर का यूज होता है बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए, और बैकग्राउंड का यूज होता है बैकग्राउंड में एक इमेज लगाने के लिए। विथ का यूज करके हम विथ बदल सकते हैं, जो हमारी सेल है उसकी हम विथ को चेंज कर सकते हैं। तो इनको ही क्यों छोड़ना, इनको भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज के तौर पे इनका भी यूज कर लेते हैं। अपने कोड में आते हैं और TD हम सेकंड वाले में यूज करेंगे, जो CSS का डाटा लिखा हुआ है। CSS में हम बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं, बीजी कलर यूज करना चाहते हैं। क्या लिखा गया है, ये बीजी कलर लिखकर हम इसको कर देते हैं ग्रीन।
ग्रीन करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये बैकग्राउंड में ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि भैया बैकग्राउंड चेंज हो जाए तो हम बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, यानी बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इसकी हाइट बदलनी है तो हम यहाँ से हाइट नहीं, विथ अगर हमें बदलनी है तो हम विथ भी चेंज कर सकते हैं। WIDTH विथ इक्वल 500 और सेव 500 थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। एक बार देखते हैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे, और ये देखिए जो हमारे CSS का बॉक्स है उसकी जो विथ है वो 500 हो चुकी है। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं, बीजी कलर का यूज कर सकते हैं और विथ का यूज कर सकते हैं TD के अंदर। तो अभी नेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है रो स्पैन। ये काफी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ओ लेवल के प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रो स्पैन और कॉल स्पैन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रैक्टिकल में। तो ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकल में कोड कर लेते हैं और इसके लिए हम एक नई टेबल बनाएंगे इस टेबल के नीचे ही, रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज करने के लिए। तो थोड़ा सा इसके नीचे ही आते हैं और एक और टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाते हैं, जल्दी से कोड लिख लेते हैं। तो दोस्तों हमने एक टेबल बना ली है, इसमें बॉर्डर भी लगा लेते हैं। टेबल के अंदर बॉर्डर 1 कर लेते हैं, बॉर्डर इक्वल 1। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमने जो टेबल बनाई है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है नीचे लास्ट में, ये रही हमारी टेबल। अब टेबल दिखाई दे रही है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ी बड़ी टेबल कर लेते हैं और ब्रेक टैग लगा लेते हैं दूसरी टेबल से पहले। इसकी विड्थ और हाइट चेंज करते हैं और अलाइन सेंटर कर लेते हैं। अलाइन सेंटर इक्वल करते हैं, अलाइन इक्वल सेंटर और हाइट कर लेते हैं, हाइट इक्वल 100 एंड विथ इक्वल 100। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और ये कुछ इस तरह की हमारी टेबल दिखाई दे रही है। हमने एक टेबल बना ली है। अब हम यूज करेंगे रो स्पैन और कॉल स्पैन का। अगर हम चाहते हैं कि 1 और 2 दोनों की दोनों जो सेल हैं 1 और 2 नंबर वाली वो एक जगह मिल जाए, तो हम इसका यूज इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कॉल स्पैन। क्योंकि जो 1 वाली कॉलम है और 2 वाली कॉलम है इनमें हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं, तो इसमें हम कॉल स्पैन का यूज करेंगे। हमें यहाँ पे जो ये दोनों की दोनों डाटा है उनको मर्ज करना है। इसके लिए हम इन दोनों को एक ही बनाएंगे। एक डाटा हम यहाँ से हटा देते हैं और केवल एक डाटा ही रखेंगे और इसके अंदर हम लिख देंगे कि हमने यहाँ पे कॉल स्पैन किया है 2 सेल का। कॉल स्पैन इक्वल 2 करके सेव करते हैं, यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए ये जो दोनों कॉलम है वो दोनों एक ही बन चुकी है। 1 और 2 जो डाटा था वो एक जगह मिलकर आ चुका है। अब ऐसे ही हम 2 रो को भी मिला सकते हैं। जैसे 4 नंबर वाली रो और 7 नंबर वाली रो में हमें 4 और 7 को ऐड करना है, मर्ज अप करना है। तो हमें 4 और 7 को मर्ज करने के लिए अगर रो को मर्ज कर रहे हैं हम रो के अंदर ही यूज करेंगे इसका। अगर हमें 4 और 7 दोनों को मर्ज करना है तो हम 4 के अंदर लिखेंगे, यहाँ पे हम कर रहे हैं रो स्पैन। रो को मर्ज कर रहे हैं और 2 रो को हम मर्ज कर रहे हैं। अगर हम 2 रो को मर्ज कर देते हैं 4 और इसके नीचे वाली रो ये 7, इन दोनों को अगर मर्ज कर देते हैं तो यहाँ पे 4 और 7 मर्ज अप हो जाएंगे और 7 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से 7 को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए जो 4 नंबर हैं वो दोनों को मर्ज करके एक जगह आ चुके हैं। अब हम यहाँ से डिलीट कर रहे थे, एक बार बिना डिलीट किए भी देख लेते हैं। अगर हम रो को स्पैन कर दें और ये टेबल जो डाटा है 7 नंबर का उसे
डिलीट ना करें तो कैसे दिखाई देगी। सेव करते हैं हम इसको रख कर और रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये देखिए ये मर्ज हो जाएगी, पर ये 7 यहीं पे है, इसलिए ये 7 भी आएगा, 8 भी आएगा और 9 के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे बन जाएगी। तो इस तरह से ये यहाँ पे थोड़ी सी हमारी टेबल गड़बड़ सी हो जाएगी, तो इसलिए हमें यहाँ पे इसको डिलीट करना होता है प्रॉपर रिजल्ट लेने के लिए। सेव करके रिफ्रेश करते हैं और ये हो चुका है यहाँ पे मर्ज। एक बार और हम आपको बता देते हैं, अब की बार हम 5 और 6 को मर्ज करना चाहते हैं। 5 और 6 को मर्ज करने के लिए ये 5 जो है नंबर वो कॉलम में है और 6 नंबर भी कॉलम में है। जो हमें कॉलम्स को मर्ज करना है कॉल स्पैन यूज करेंगे और पहले वाले नंबर में हम मर्ज का कोड लिखेंगे, जो मर्ज का एट्रीब्यूट है वो लिखेंगे। 5 नंबर में हमें मर्ज का एट्रीब्यूट लिखना है, तो हम यहाँ पे आते हैं और लिख लेते हैं कॉल स्पैन इक्वल टू, दो कॉलम्स को मर्ज करना है तो हमने लिखा है कॉल स्पैन 2 और दो कॉलम्स मर्ज हो जाएंगी 5 और 6। अब 6 मर्ज हो चुकी है इसलिए हमें 6 को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, वरना ये आगे चल के हमें दिखाई देगी नेक्स्ट कॉलम में। तो हमने हटा दिया है, सेव किया है और यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया है, तो ये देखिए 5 दोनों की दोनों 6 और 5 की जो कॉलम थी वो मर्ज अप होके एक ही हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से कॉल स्पैन और रो स्पैन काम करते हैं हमारी जो टेबल है उसमें। तो इस तरह का जो पैटर्न होता है वो बनाने के लिए आ जाता है कभी कभी एचटीएमएल में, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, और अगर कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। तो अभी चलिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट पर बढ़ जाते हैं अपने, और रो स्पैन हो चुका है, कॉल स्पैन भी हो चुका है। उसके बाद आते हैं हम कैप्शन टैग पर। अगर हमें टेबल का टाइटल लिखना है तो हम कैप्शन टैग का यूज करते हैं। तो चलिए एक बार HTML का कैप्शन लिख लेते हैं। कोड्स ओपन करते हैं। जो हमने यहाँ पे टेबल हेडिंग लिखी है इसको हम कैप्शन का यूज करके दिखाएंगे। जो यहाँ पे H2 लिखा हुआ है हम लिखेंगे यहाँ पे कैप्शन टैग। कैप्शन, और यहाँ पे कैप्शन को ही बंद कर देंगे। और ये कैप्शन टैग जो होता है वो टेबल के अंदर हमें लिखना होता है, तो इसको हम यहाँ से कट करते हैं और टेबल के अंदर ही ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं और ये टेबल का जो टाइटल है वो बन के आ चुका है और यहाँ पे ये टेबल दिखाई दे रहा है। कैप्शन से इस तरह से हमें डाटा दिखाई देता है टाइटल के रूप में। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों अभी हमारा जो लास्ट टैग है टेबल के लिए वो है टेबल हेडर टैग, TH टैग। अगर हमें अपनी टेबल में हेडर टैग भी जोड़ना है तो उसके लिए हम TH टैग का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं इसको हम एक बार देख लेते हैं। कोड्स ओपन करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमने 2 टेबल बनाई हुई है। अब हम एक और टेबल बनाते हैं और उसमें आपको दिखाते हैं कि टेबल हेडर कैसे काम करता है। एक जल्दी से हम टेबल का फॉर्मेट बना लेते हैं और तो दोस्तों हमने एक टेबल बनाई है और टेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे अपने पहले ही कोड का यूज किया है। 1 2 3 और 4 5 6 ये हमें डाटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे अभी। अब अगर हम टेबल हेडर जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे 1 के ऊपर लिखना चाहते हैं कॉलम 1 या फिर डाटा 1, 2 दूसरी जो कॉलम है इसके ऊपर लिखना चाहते हैं कॉलम 2 यानी डाटा 2, या फिर तीसरी कॉलम है इसके ऊपर लिखना चाहते हैं डाटा 3। तो उसके लिए हम यहाँ पे TH का यूज कर सकते हैं। जितनी भी हमारी कॉलम्स हैं उतने हमें TH यूज करने हैं अपने टेबल के अंदर। TH यूज किया और यहाँ पे लिख लेते हैं हम डाटा 1 और उसके बाद हम करते हैं इसको बंद TH को। इसी को कॉपी कर लेते हैं और 3 डाटा है, 3 कॉलम्स हैं, तो हम 3 TH का यूज करेंगे अपनी टेबल के अंदर। डाटा 2 करते हैं इसको और इसको करते हैं डाटा 3। सेव करते हैं Ctrl+S से और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए यहाँ पे हमारे टेबल के ऊपर
टेबल हेडिंग TH लग चुकी है, ये होती है टेबल हेडिंग। और डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 दिखाई दे रहा है, उसके नीचे हमारी जो टेबल है वो दिखाई दे रही है प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं TH को। और आज की इस वीडियो में हमने टेबल से रिलेटेड लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, और चाहे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको की फ्रेम बताएंगे, फ्रेम क्या होते हैं और फ्रेम कैसे यूज किए जाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।